वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें, यह वीडियो क्लास 9th और चैप्टर 9 है, जिसमें आज केवल डेफिनेशंस कुछ बताएंगे और उनके फॉर्मूले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के मास जो होता है, भार होता है, एंड इट्स वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी, इज कॉल्ड मोमेंटम। तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मीन्स हो गया मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी और मास का जो गुणनफल होता है, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। P इक्वल हो जाएगा मास, स्मॉल m हो गया, इनटू वेलोसिटी v आ गई, तो P इक्वल हो जाएगा mv। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम का। मोमेंटम P इक्वल m इंटू v। तो इस तरह से हम इसके कुछ आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन निकलेंगे जिनको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। यूनिट ऑफ मोमेंटम, जो इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, वह होती है केजी मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मास की यूनिट हो गई केजी और वेलोसिटी की यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड, तो दोनों को मिलाकर कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में आता है नंबर 2 इम्पल्स। इम्पल्स क्या होते हैं? इनको आवेग कहा जाता है। आपने देखा होगा थोड़े समय के लिए इम्पल्स होते हैं, जैसे कहीं फूड डाला जाता है तो कितने समय के लिए डाला गया, वो इंटरवल को लिया जाता है इसमें। तो इम्पल्स इज द चेंज ऑफ द मोमेंटम। जो मोमेंटम होता है उसमें जो चेंज होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब थोड़े समय के लिए जो फोर्स डाला जाता है तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। और इसकी जो गणना हम जब करते हैं तो दोनों के बीच का समय अंतराल निकाल लेते हैं, टाइम इंटरवल को निकाल करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल फोर्स F हो गया इनटू टाइम इंटरवल डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाएगा J इक्वल F इंटू डेल्टा टी। तो इसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम इम्पल्स को फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन इनटू सेकेंड, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, टाइम की यूनिट सेकेंड हो गई, तो न्यूटन इनटू सेकेंड, अथवा और करके लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इसकी यूनिट होती है। इसके बाद में आता है इनर्शिया, जिसको जड़त्व कहा जाता है। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडीज, जो बॉडी जो होती है उसकी जो प्रवृत्ति होती है, टू अपोज एनी चेंज, किसी भी प्रकार के चेंज होने का विरोध करती है, इन द स्टेट ऑफ मोशन, या तो चाहे वो मोशन की स्थिति में हो अथवा स्टेट ऑफ रेस्ट, अथवा वह विरामावस्था में हो, रेस्ट की पोजीशन में हो, ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया।
तो इसको इनर्शिया को यहाँ से अच्छी तरह से समझा जा सकता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। यहीं से डेफिनेशन इसकी निकाली जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन्स इन द रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है, उसी में रहेगी विराम अवस्था में। एंड द बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन द मोशन। और जो मोशन की पोजीशन में है या स्थिति में है, तो वह मोशन की स्थिति में रहना चाहेगी until and unless an exerted force, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं डाला जाता है। तो इस को जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसी से इनर्शिया आता है कि यहाँ पर लिखा हुआ था द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज, कि अपने चेंज मतलब जिस अवस्था में है उस अवस्था में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करती है। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडीज टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, चाहे मोशन की स्थिति हो अथवा स्टेट ऑफ रेस्ट अथवा रेस्ट की स्थिति हो। तो इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी पर फोर्स डाला जाता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन होता है और बॉडी का जो मास होता है, उसका जो गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसके इक्वल होता है। एक्सीलरेशन क्रिएटेड इन इट ड्यू टू द फोर्स, तो फोर्स इक्वल हो जाएगा, फोर्स को एफ कहेंगे, फोर्स इक्वल मास स्मॉल एम हो गया इनटू एक्सीलरेशन ए हो गया। तो फॉर्मूला फोर्स का हो गया एफ इक्वल एम इंटू ए। इसी तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन का, तो इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, तो प्रत्येक एक्शन का जो रिएक्शन होता है उसी के इक्वल एंड अपोजिट टू इट। अगर कोई बॉडी मान लेते हैं ए बॉडी बी पर कोई एक्शन कर रही है, तो उतना ही एक्शन बी के द्वारा ए पर किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ, अगर कोई फोर्स ए के द्वारा बी पर डाला जा रहा है, तो उतनी ही मात्रा में, उतनी ही अमाउंट में बी के द्वारा ए पर फोर्स डाला जाएगा। इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो यही इसमें लिखा है एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन है रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, जो इक्वल होगा और अपोजिट होगा उसके क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से इसको कहा जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्ट फोर्स बी, अगर कोई ए यहाँ पर लिया ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स डालता है, देन द ऑब्जेक्ट बी आल्सो एग्जैक्ट ए फोर्स, तो बी भी फोर्स डालेगा ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब ए पर डालेगा। तो इस तरह से आज हमने इसको बताया। इसके अगले वीडियो में इसकी और कुछ डेफिनेशन बची हुई हैं, उनको बताएंगे।
और इसके पहले के सारे जो वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको ज़रूर देख लें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।